नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों, ये मेरे पॉलिटी का जो पीवाईक्यू का एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूपीएससी, सीएपीएफ या सीडीएस में आए हुए हैं, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविज़न, बेसिक स्ट्रक्चर के सारे पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे। ये जो सीरीज रहेगा करीब 4 से 5 वीडियोस के रहेंगे जिसमें हम लोग टोटल पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने रिलेवेंस ऑफ जो पॉलिटी है प्रीलिम्स के लिए वो बताया हुआ है कि कैसे जो 12 से 15 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी सिर्फ पॉलिटी से पूछता है। तो अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं तो 95% ऑफ द क्वेश्चंस को आप ईजिली कवर कर सकते हैं सिर्फ पीवाईक्यू के हेल्प से। और ये आपका पीवाईक्यू सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे रटना है या तो किसी भी चीज़ को, आपको ये भी बताएगा कि किसी क्वेश्चन का क्या क्या पेरीफेरल नॉलेज हो सकता है, और उस नॉलेज को यूज करके आप और भी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the फंडामेंटल राइट्स। तो ये देखिए, इसका आंसर जो है फर्स्ट अमेंडमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट में एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दिया था। तो देखिए, जो नाइन्थ शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। उसने क्या दिया ना, जुडिशियल एक इम्यूनिटी दे दिया कि अगर इसके अंदर किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह को डाला गया तो उसको जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बचाया जा सके। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो चंपाकम जो केस है 1951 का, उसी का एक आउटकम है। इसी के बाद ये आपको जाके पढ़ना पड़ेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। इसको अगर मैं ये सब बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ ये बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द आउटकम ऑफ चंपाकम केस 1951। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया था कि इन्होंने फोर्थ जो क्लॉज ऐड किया था आर्टिकल 15 के अंदर, वो क्या बोलता है, एम्पावर गवर्नमेंट टू मेक एनी लॉ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SC एंड STs। और इसके बाद ये भी बोला कि दीज जो कोई भी इसके अंदर ऐड किया जाता है, दे आर नॉट ब्रीचिंग आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि आगे का अब ये देखिए, यही यहाँ का ट्रिक है कि आपको इसके भी पढ़ने हैं, उसके साथ इससे आउटकम क्या निकलता है ये भी देखना है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमने देख लिया कि इसका आंसर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये इसका है, जो और उसका जो और भी नॉलेज को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, बाकी और सारी चीज़ें पढ़ के हमने समझ लिया। अब इसके बाद इसका जो देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको आप रिवाइज करना अच्छे से जाके कि उसने कौन कौन से चीज़ें इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में पढ़ना है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए क्या बोलता है, क्या क्या ऐड किया था उसने। इमरजेंसी रिलेटेड जो प्रोविजंस था उसने उसके लिए कुछ जो रूल्स बनाए थे, क्या क्या थे वो, कि लिमिट किया था पावर किसका, एग्जीक्यूटिव उसका, कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब कि सिर्फ प्रेसिडेंट अकेले ही नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कि इमरजेंसी लगेगा। आर्टिकल 21 और 21 को बोला कि कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट उस टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया था, किसमें 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, ये देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन दिया 6 से 14 साल वालों के लिए। और उसने क्या ऐड किया, आर्टिकल 21A और 51A का क्लॉज के। आपको ये इतना ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या उसके प्रोविजंस होते हैं, इसके बारे में। तो यहाँ बोल रहा है कि कोई भी बिल जब अमेंड करना पड़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जब हम लोग पार्लियामेंट में डालते हैं तो उसके पहले हमको प्रेसिडेंट का जो होता है रिकमेंडेशन, प्रायर उससे कंसेंट लेना पड़ता है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी जो बिल्स होते हैं ऐसे बिल्स अमेंडमेंट वाले, उनको डालने की जरूरत, उनको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो गलत हुआ। जैसे ही पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा करेक्ट हुआ। दूसरा क्या बोलता है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज रिप्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। ये करेक्ट है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको मैंडेटरी कर दिया था कि आपको देना ही पड़ेगा। थर्ड क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाई बोथ हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटी।
यस, ये भी करेक्ट है, ज्वाइंट सीटिंग का इसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अब ये देखिए 2/3 मेजोरिटी लगता है यहाँ किसके लिए, स्पेशल मेजोरिटी के लिए। स्पेशल मेजोरिटी के लिए कितना ज़रूरत पड़ता है, 2/3 का। अब देखिए कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरत पड़ता है प्रेसिडेंट का। तो देखिए मनी बिल का पहले से ही प्रेसिडेंट का लेना पड़ता है इंट्रोड्यूस करने से। फाइनेंशियल बिल के जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों के लिए, बिल्स जो अफेक्टिंग स्टेट बाउंड्री और नेम्स उसमें भी ज़रूरत पड़ता है प्रेसिडेंट का पे। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय बोथ, के मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में कभी नहीं होता है। डजेंट रिक्वायर प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। डिसएग्रीमेंट अगर होगा कि कोई भी जैसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और डिसएग्रीमेंट होगा तो जनरली जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनके लिए जो होता है कि ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न रहता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है दोनों पार्टियों का वोटिंग करा के कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो इससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए ज्वाइंट सीटिंग के बारे में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये सब मैंने जो लिखा है, ज्वाइंट सीटिंग लिखा है यहाँ पे, ये केसेस रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन क्या है, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यही सब पेरिफेरल नॉलेज है। आपको ये इसके साथ ही आपको समझ में आएगा कि हमको इसके साथ और क्या क्या पढ़ लेना है इसी क्वेश्चन का आंसर मत याद करिए, बस आप ये समझिए कि यूपीएससी नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकता है। तो यूपीएससी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्वाइंट सीटिंग में देख सकते हैं कि किसके द्वारा सम्मन किया जाता है, प्रेसिडेंट के, चेयर्ड बाई कौन, स्पीकर। और जो राज्यसभा से रहता है, राज्यसभा में जो उसके राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो नहीं कर सकते, पर जो ज्वाइंट जो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट वो कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो और भी आप इसके जाके प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये 21 के अंदर में है। तो ये 21 कौन से, इसको राइट टू प्रिवेसी कौन से केस में बोला? तो पुट्टास्वामी केस जो है 2017 का, उसमें उन्होंने बोला कि राइट टू प्रिवेसी है जो वो आर्टिकल 21 के अंदर में आएगा। अब देखते हैं हम इसके आगे और क्या पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट एंड प्राइवेट दोनों के लिए है। प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 हमको पता है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि टोटल 6 राइट दिया गया है, वो आप जाके याद कर लीजिएगा। ये मैंने साम आरपी जो मैंने बनाया है एक, उसमें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और जो आर्टिकल 29 है, जो ये आर्टिकल 29 और 30 क्या है, कल्चरल एजुकेशनल राइट के लिए है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज LSC, ये याद रखिए, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी। और 30 में राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये इसके पेरिफेरल नॉलेज है, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। legislation which confer on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of the law violate which of the following article of the Constitution of India। देखिए आर्टिकल जो 14 है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इस केसेस में कई सारे जो SC STs और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं अलग, जैसे कि EWS, इन लोगों के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाने का, अलग अलग जो बेनिफिट्स देने का प्रोविज़न है। तो यही जो है एकदम बहुत सारे जो डिस्क्रिशनरी पावर देता है, इसीलिए आर्टिकल 14 इसका है। आर्टिकल 28 जो है वो 25 से 28 के रिलीजन के बारे में है, देख ही लेते हैं आपकी। फ्रीडम ऑफ द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 28 है। 32 में क्या है, राइट टू रेमेडीज है, जितने भी हमको पता है कौन कौन से हैं। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, DPSP का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी पर्सन। देखिए 21 ही फिर से है, हमने ऊपर 21 को ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया कि पुट्टास्वामी केस का एक आउटकम है, 2017 में पुट्टास्वामी केस हुआ था। नेक्स्ट हमने 19 जो पढ़ लिए ऊपर ही, आर्टिकल 29 ऊपर ही पढ़ लिए। 25 में देखिए 25 से 28 के बारे में, रिलीजन के बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। पर ये ध्यान में रखिएगा कि 21 में ही हमने ये देखते हैं कि हर साल यूपीएससी आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लेती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रिसिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी। देखिए लिबर्टी जो होता है ना, वो मतलब उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल
इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मतलब आपको एक्टिविटीज़, जो भी आपको एक्टिविटी करना है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और अपॉर्चुनिटी भी देना है, वो लिबर्टी के अंदर आता है। और लिबर्टी में जो अगर हम प्रियम्बल में देखेंगे कौन कौन सा जो लिबर्टी हमको मिलता है, तो उसमें थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है यूपीएससी कि कौन कौन से जो लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में दिया है, तो थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इसका जो है डी आंसर जो है करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला जो देखिए अपॉर्चुनिटी टू व्हाट एवर वंस लाइक, ये भी लिबर्टी है, बट ये निगेटिव लिबर्टी है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल के बारे में सोचा जा रहा है, ना कि सबके बारे में। तो ये एक निगेटिव लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी है, ये दोनों तो किसी काम के नहीं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द वेल वायलेट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल जो 39 है वो क्या बोलता है, स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डजंट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। तो आर्टिकल 39 इसको खुद ही बोलता है, तो डीपीएसपी का एक पार्ट है। आप डीपीएसपी के सारे जो आर्टिकल्स हैं 1, 2, 3 जितना भी हैं, वो आपको 35 से लेके सारे याद कर लेने चाहिए, आपको बार बार वो पूछता रहेगा किसी न किसी को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी के जो है आपको याद करना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, पहले तो ये फंडामेंटल राइट था, फिर उसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना देंगे। तो लीगल राइट जो है अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 44th मतलब 1978 में, उसमें इन्होंने क्या कर दिया ना कि उस फंडामेंटल राइट से डिलीट करके आर्टिकल 300A ऐड कर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो लीगल राइट हो गया है। तो 300A क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमको पता ही है कि राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी है जो 14 से 18 के बीच में आता है। और ये देखिए 14, तो उसके बाद जो 15 है ये खुद है। 16 क्या बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16 के बाद 17 क्या है, अनटचेबिलिटी के है, और 17, 18 क्या है, ये टाइटल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके आर्टिकल एक एक करके याद कर जाना है। नेक्स्ट आते हैं बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए ये पूछ रहा है कौन से जो पार्ट 4 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कौन से प्रोविजंस यहाँ पे करेक्ट हैं। तो दे शैल बी इन्फोर्स्ड बाई लॉ। देखिए कोई भी डीपीएसपी के जो पार्ट्स हैं ना वो नॉन इन्फोर्सेबल बाई लॉ होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो पहला कट गया, जैसे ही पहला कटा तो दूसरा तो करेक्ट ही है। तीसरा पढ़ लेते हैं, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट्स आर द इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉ बाई द स्टेट। ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट 4th शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई द एनी कोर्ट, नो लीगल फोर्स, नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। और ये ऐसा बोलता है, ये जो गाइडिंग के जैसे, गाइडिंग प्रिंसिपल के जैसे काम कर सकता है, डीपीएससी काम करता है स्टेट्स को फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड लॉ प्रमोट क्या करता है, लॉ क्या करता है, प्रमोट करता है लिबर्टी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो मीनिंग है वो आपको जाके पढ़ लेना चाहिए करेक्टली कि देयर आर नो लॉस इफ देयर इज नो लॉ एंड देयर इज नो लिबर्टी। ऐसे क्वेश्चन जो होता है डेफिनेशन से रिलेटेड यूपीएससी बार बार पूछते हैं, कभी लिबर्टी पूछ लेगा, कभी लिबर्टी पूछ लेता है, कभी फ्रीडम पूछ लेता है, कभी लॉ पूछ लिया, देखो कभी ये पूछ लेगा कि जो अपने ये अपने क्या बोलते हैं प्रियम्बल के जितने भी पार्ट्स हैं, अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनको पूछ लेता है। तो आप उनके जो डेफिनेशन है उनको ध्यान से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे मतलब इस क्वेश्चन से हम लोग यहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज़, और उसके बाद जो है दे आर कोरिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज़। तो देखिए ये जो करेक्ट हो गया, और उसके बाद आपको
नहीं सॉरी, आपको ध्यान देना है कि मैंने इसके आंसर नहीं लिखे हैं, इसका मैं आपको सिर्फ यहाँ से बता दे रहा हूँ और आपको इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में है, 51 पार्ट 4 में है, पार्ट 4 जो 51A जो है उसमें है। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने कितने ऐड किए थे, 10 ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे। 86 में जो 2002 में हुआ था उसमें भी एक उन्होंने एक ऐड कर दिया। टोटल भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, 11 है। स्वर्ण सिंह कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली, मतलब सिर्फ सिटीजन्स को होता है, कभी भी ये डज नॉट एक्सटेंड टू द कहाँ फॉरेनर्स को ये कभी लागू नहीं होते, नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर होते हैं। आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है, देखिए जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने सिर्फ 8 ही फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड किया था, पर इन लोगों ने ऐड किया था 10। तो आपको ये देखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी को कौन कौन से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बस ये देख लेना है कि कौन कौन सा इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच आर द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट। देखिए कौन सा बोल रहा है कि नॉट नेसेसरली, मतलब किस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली नहीं, डिसोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको डिसमिस किया जाता है यहाँ पे। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, यस करेक्ट है ये वाला पार्ट। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडी, ऐसा भी कुछ नहीं होता, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो गया इसके आंसर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कितना है, 356 आर्टिकल में है, डिसमिस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, टेक अप फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन डिक्लेयर पावर टू बी एक्सरसाइज विद किसने, पार्लियामेंट एक्सरसाइज। प्रेसिडेंट क्या करता है, डिक्लेयर कर सकता है कि पावर टू बी ऑफ द स्टेट असेंबली कैन बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। तो रिवाइज आपको इसमें और क्या क्या करना है, इमरजेंसी प्रोविजन सारे जितने भी पार्ट 18 में जितने भी आर्टिकल 352 to 360 हैं वो सारे आप क्लियरली याद कर जाइए, इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन द इंडिया इज एन आर्टिकल, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखिए आर्टिकल 326 है वो क्या बोलता है, अटल सफरेज के बारे में बात करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो उसका सेक्शन 62 भी इसके बारे में बात करता है कि राइट टू वोट वगैरह के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर इन्विसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या बोला है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, और उसके बाद ये देखिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं तो ये तो 17 का पार्ट हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23 और 24 में दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो 23 का पार्ट ये एक हो गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 का हो गया, तो गलत हो गया ये तो जैसे ही हम लोग दूसरा काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं कि थर्ड क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी वाले पार्ट से चले, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये करेक्ट है, तो 1 और 4 इसका करेक्ट हो गया। जाके आपको फंडामेंटल राइट के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए मैंने ये जो स्पेसेस छोड़े हैं वो आपको यूटिलाइज करना है, आपको याद करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट जो होते हैं क्वेश्चन, आप इसके बाद जो सारे क्वेश्चंस को मैंने लिखे नहीं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, तो आपको उन सारे क्वेश्चन मैं आगे दिखाता हूँ, जैसे ये सब, इन सब क्वेश्चन को आपको खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग यही है कि आप खुद से याद करने की कोशिश करिए उसमें कि क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, एक एक करके याद करने की कोशिश करिए, उसको लिखिए और फिर पढ़िए। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कभी भी अब जाके दोबारा से लक्ष्मीकांत उठाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसी के हेल्प से आप अपना रिवाइज कर लेंगे पूरा 4-5 चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट लिमिटेशन ऑफ ऑन, किसके ऊपर, न तो ये देखिए डीपीएसपी न किसी के ऊपर लिमिटेशन नहीं डालती है, न तो लेजिस्लेचर न तो एग्जीक्यूटिव, वो तो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, तो ऐसे ही ये गलत हो गया, इसका आंसर डी होगा। डीपीएसपी डिनोट द आइडिया दैट द स्टेट शुड कीप इन द माइंड, स्टेट को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, वाइल फार्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ, जब भी फॉर्मुलेट कर रहा है, पॉलिसीज़ को बना रहा है, तो किसी लॉ को इनेक्ट कर रहा है, तो उसको हमेशा डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाना चाहिए स्टेट को, ऐसा बोलता है डीपीएसपी। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है और रिकमेंडेशन है स्टेट को, स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, कि आप भाई इसका ध्यान रखेंगे तो वेलफेयरिज्म, जो वेलफेयर स्टेट हमारा क्यों है, सिर्फ डीपीएसपी की वजह से, तो इसी को प्रमोट करने के लिए हमने ये डीपीएसपी को इंट्रोड्यूस किया है।
ऑल्सो क्या बोलता है, ऑल्सो रिवाइज आपको क्या क्या करना है, जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अफेक्ट, जो कि कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसने डीपीएसपी के अंदर कई सारे चेंजेस लाए हैं, आपको वो याद कर लेना है। यूपीएससी बार बार क्वेश्चन उससे भी पूछती रहती है। वे अब ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ यूपीएससी के पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें फंडामेंट जो सीएपीएफ के भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सीजीएस वाले भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग आर एडेड टू द डीपीएसपी बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए मैंने ये जो यहाँ पे बोला था वो यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो देखिए ये बोल रहा है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने टोटल उन्होंने 4-5 चीज़ें ऐड किया था। पहला तो ये देख यहाँ के इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, और ये देखिए, और ये तो पहले से ही है, कौन से आर्टिकल से है आपको जाके इसका कमेंट में बताना है मुझे। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये भी देखना है आपको, खुद बताना है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन से ऐड किए थे, 4 नए डीपीएसपी ऐड किए थे, कौन कौन से, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर्टिकल 39, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, और उसके बाद है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A, और जो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्या है इन्वायरमेंट वगैरह 48A में। तो आपको ये सारे ध्यान रखना है कि 4 ये आर्टिकल रिपीट कर सकता है दोबारा कि कौन से 4 आर्टिकल में से, या तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा ऐड किया था, अगली बार पूछ सकता है कि चारों में से 3 देगा और एक बोलेगा कि इसमें से कौन सा नहीं ऐड किया था, क्वेश्चन वैसे ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज़। देखिए राइट्स आर द को रिलेटेड विद ड्यूटीज़, ये हमको पता है, हमने ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स, कहाँ, जो वेलफेयर स्टेट का हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है कि वेलफेयर स्टेट के लिए ही ये डीपीएसपी लाया गया था, तो ये इसका डीपीएसपी आंसर हो गया, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 पे, विच आर द फॉलोइंग अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए यहाँ पे बोला कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहला देखते हैं, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ और द कंपोजिट कल्चर, ये पहला वाला ही है। दूसरा क्या है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, नहीं ये तो इसका पार्ट है नहीं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट। और उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द ऑल स्फेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट है, 3rd इसका इनकरेक्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है कि 1 जो जितने भी, ये तो देखिए इतना जो है वो 42 वाले का है, तो आपको ये सारे यहाँ पे लिखने हैं और याद करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यही ब्रेनस्टॉर्मिंग का यही पार्ट है कि आपको खुद याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा। और ऊपर 1-2 पॉइंट्स जो हैं कि जैसे कि नॉन जस्टिसिएबल है, लिमिटेड टू ओनली सिटीजन, नॉट एक्सटेंडेड टू द फॉरेनर्स, ये सब मैंने लिखा हुआ है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा याद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या बोल रहा है कि कौन कौन सा जो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन कौन कौन से डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन में है। सिक्योरिंग द सिटीजन, अब ये क्या बोल, यहाँ पे भी देख लेते हैं, विच ऑफ द एबव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट गांधीयन प्रिंसिपल। तो देखिए जो डीपीएसपी है ना अपना, वो क्लासीफाई किया गया है किस में, 3 पार्ट्स में, कौन सा, गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल। बट ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद नहीं दिया है, द क्लासिफिकेशन आर गिवन फॉर आवर सेल्फ, हमने खुद बनाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन बना दे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्लासीफाई नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला क्या बोलता है, सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं जो देखिए आर्टिकल 44 है ना, वो लिबरल जो इंटेलेक्चुअल है उससे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ठीक है गांधीयन से है, गांधी जी विलेज का देखा, जो विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायत पे बहुत ज़्यादा, तो जब हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था तो हम बोले भी कि गांधीयन जो प्रिंसिपल है डीपीएसपी का उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है, नेक्स्ट बोलता है कि प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया, करेक्ट है ये भी।
तो 2 और 3 इसका करेक्ट है। सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर रीजनेबल लीजर एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटी, नहीं ये सोशलिस्टिक वाला है। तो ये दोनों सिर्फ 2 और 3 ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही आपको सारे जो भी एक ओवरव्यू कर लेना है कि कौन कौन से, जब भी आप डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि गांधीयन कौन सा है, सोशलिस्टिक कौन सा है, लिबरल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आपको ये भी ध्यान देना है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कौन कौन सी चीज़ें ऐड किया है एक्स्ट्रा, ऊपर हमने देखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द एवर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत नहीं, जैसे एनएसएपी जो है 1995 में जो इसको लाया गया था, तो आपको मीनिंग ये नहीं है कि आप 1995 वाले जो प्रोविजंस या तो कोई भी वो पॉलिसीज़ को आप रटने लगो। इसका मीनिंग ये है कि अगर वो कोई भी एवर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सोशल असिस्टेंस के लिए है तो किससे रिलेटेड हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीपीएसपी में जो हमारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि सोशल असिस्टेंस वगैरह देना है, तो ये 1995 में लॉन्च किया गया था। ये जो 41 आर्टिकल है ना उसी को जस्टिफाई करता है। कैसे, आर्टिकल 40 में क्या लिखा गया, स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंट टू सिटीजन इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज और डिसेबलमेंट। तो इस केस में आपको असिस्टेंट स्टेट को देना चाहिए। लॉन्च कब किया गया था, एनएसएपी 1995 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एल्डरली विडोज एंड फिजिकल विद पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द सोशल पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ आर द प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। करेक्ट है, यहाँ पे ध्यान दे देख पढ़ ले कि आप आंसर पा सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट है डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, वेरेज फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कैसे करते हैं, 32 आर्टिकल याद करिए। फंडामेंटल रेमेडीज़ के बारे में हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास। नॉट नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट को पहले जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में। आप 32 के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लें हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। तो बोल रहा है कि कौन सा, तो देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेवल, ये देखिए आर्टिकल 23 का जो पार्ट है फंडामेंटल राइट का उसका पार्ट है, तो ये तो गलत हो गया। पहला गलत होते ही एक बचा है। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग ऑफ द ड्रग विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ, ये देखिए सही है, करेक्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। ये आर्टिकल 47। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना बिल्कुल न भूलें कि क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल है, आपको ये बताना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। देखिए हमने वो बोला ऑलरेडी, हमने इमरजेंसी के जो प्रोविजन से ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्या बोला है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द expiration of the 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of the both houses of the parliament। करेक्ट है, जब भी जो इमरजेंसी जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी उसको करेक्ट है, इसके लिए अपने को अप्रूवल लगता है पार्लियामेंट का। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इफ़ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of the salaries, for the reduction of salary and allowances of all any class of the person serving in the connection with the affairs of the union but excluding the judges of the Supreme Court and High Courts। तो देखिए ये गलत हो गया। देखिए जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी बोल सकता है कि जो इससे रिलेटेड है कि आप ये जो अपना जो फाइनेंशियल जो उनका सैलरीज़ है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग वाला जो पार्ट है जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यही गलत है। तो इसका करेक्ट पहला आंसर जो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम लिख देते हैं 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। 360 का जो क्लॉज 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या होता है, डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ। करेक्ट है, देखिए ये वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है।
इफ़ अप्रूव कर दिया गया तो लास्ट एंड इनडेफिनेटली मतलब बहुत दिनों तक रहता है जब तक कि उसको रिप्लेस नहीं किया गया। आफ्टर यूनियन और नो क्या अब ये क्या बोला आफ्टर जब वो अप्रूव कर दिया जाता है यूनियन एज्यूम्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स का सारा किसके हाथ में आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। यूनियन में गिव हिज डायरेक्शन टू एनी स्टेट एंड प्रेसिडेंट में आस्क फॉर द स्टेट किसी भी स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि रिड्यूस करना सडनली वगैरह ये सब और स्टेट इसके लिए पूछ सकता है किसी भी स्टेट को। नो मैक्सिमम पीरियड डिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के किसी भी मैक्सिमम पीरियड को ऑपरेशन के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है। और रिपीटेड जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर बार बार जो जैसा कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगा तो बार बार लेना पड़ता है अप्रूवल ना, पर यहाँ पे ऐसा कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इस क्वेश्चन से यही बनता है कि आप जो कोई भी जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस हैं उनको ध्यान से याद कर जाइए, क्वेश्चन ऐसे बार बार बन सकते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2007 का ही है, फिर भी बहुत पुराना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिखाता हूँ क्या कि ये बोल रहे हैं आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ क्या बोल रहा है आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44 अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। अब आप ये देखिए यहाँ पे 301 बोल रहा है राइट प्रॉपर्टी के लिए और यहाँ 300A, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो या तो एक तीन में से कोई एक ही रहेगा हमेशा, तो 1 3 7 में ये गलत हो गए ये गलत हो गए, 2 3 यहाँ पे 2 तो 100% करेक्ट ही है क्योंकि दोनों में है। 3 पढ़ लेते हैं, 3 क्या बोलता है 300A वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये देखिए जनता दल था उस टाइम किया गया था, तो यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ये गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बार बार पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको तो ध्यान में रखना है। जैसे 24 जो 2024 का जो यूपीएससी का पॉलिटी वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछ लिया था कि जो वीमेंस को रिजर्वेशन दिया है उसके बिल्स के बारे में पूछ लिया था, वो उस अमेंडमेंट के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी मेजर जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए आर्टिकल 335, ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछता था डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट पूछता है किसी भी आर्टिकल के बारे में। तो आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, फिर भी जो बेसिक जो आर्टिकल्स हैं जो कि मतलब जनरली पूछ सकता है वैसे आर्टिकल्स को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कौन से जो आर्टिकल है जो कि स्टेट को सेव करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन से, जिसमें यूनियन प्रोटेक्ट करता है उसको। आगे का देख लेते हैं इसका कि आर्टिकल 215 क्या है, एवरी जो हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, उनके पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए अपना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ, 2 प्रोविजन है 215 में। 275 में क्या होता है, ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, कई सारे स्टेट्स को ग्रांट्स होता है उसमें दिया गया है 275 में। 325 में क्या बोलता है, नो पर्सन टू बी द इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन, मतलब इलेक्टोरल रोल में से किसी को निकाला नहीं जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट एंड सेक्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द पर्पज़ ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डीपीएसपी क्या है, हमने ऊपर आराम से पढ़ा है कि सॉरी मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में मैंने सारे क्वेश्चंस को एक जगह क्लब किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने जो व्यूज़ हैं उसको शेयर करना भी ना भूलें। अपना व्यूज़, आपके व्यूज़ ही ये ज़्यादा आपके व्यूज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ऐसे और सारे वीडियोज़ लाने के लिए। तो आपका जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 सारे आर्टिकल्स को मैंने बोला आपको याद करना है। 51 के देखिए 4 प्रोविजंस हैं और ये चारों प्रोविज़न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन किसी एक को पूछ लेता है और बोलता है कि इसमें है कि नहीं, ये है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो
उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि 51 में क्या क्या है। 51 क्या बोलता है कि पहला वाला तो देखिए ये है कि प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो हमने पढ़ लिया पहला। दूसरा क्या है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ किसका, नेशंस के साथ। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉज वगैरह का रिस्पेक्ट करना है हमको, ये बता रहा है। और फोर्थ क्या है, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट बाई किससे, आर्बिट्रेशन के हेल्प से इंटरनेशनल डिस्प्यूट को कम करना है, वॉर वगैरह नहीं करना है, ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर टू द रिकन्सिडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसने प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर, ये प्रोविज़न दिया कि आपको अगर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल्स वगैरह हैं, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोबारा भेज सकते हैं रिकन्सिडर करने के लिए। इसी में कुछ और प्रोविजंस हैं 44 वाले, यहाँ पे मैंने क्लब किया हुआ है, देख सकते हैं। इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वंस, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट। मतलब एक बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आपने भेज दिया प्रेसिडेंट ने, तो जब ये अगर किसी चीज़ को वापस देंगे कि ठीक है अच्छा हमने सुन लिया, आपको ये दोबारा से करिए, तो इनको ये बिल को पास करना पड़ेगा। इट रिड्यूस द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है कि इट रिड्यूस द पीरियड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी फ्रॉम 1 ईयर टू 6 मंथ। मतलब पहला नेशनल इमरजेंसी 1 साल का था, अब उसको 6 मंथ का कर दिया। 6 मंथ के बाद फिर से रेटिफिकेशन लगेगा किसका, सारे जितने भी जो अपने हाउसेस हैं उनके, पार्लियामेंट के। नेक्स्ट आता है कि इट प्रोवाइड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी कैन बी इशूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एडवाइज बाय द कैबिनेट, नॉट बाय द इंडिविजुअल मिनिस्टर। करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे नहीं हो जाएगा कि एडवाइस देने पर कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी कर दिया जाए। मतलब ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, आफ्टर इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के बाद का ये रिजल्ट है। तो ये सब सारे जो प्रोविजंस हैं ना, वो इमरजेंसी को कहीं ना कहीं आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे जिसमें इमरजेंसी वाले। तो इट रिस्टोर द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू to the Supreme Court and High Court which was curtailed by the 42 constitutional amendment। इमरजेंसी के टाइम ही ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें जो इसने जुडिशियल रिव्यू के जितने भी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थे उसको वापस दे दिया। नेक्स्ट क्या बोलता है, इट प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल्स बाई लेइंग डाउन सम कंडीशन फॉर इट्स इनवोकेशन एंड कंटिन्यूएशन। कई सारे प्रोविजंस इसमें डाले हैं, आपको पढ़ लेना है कि कब इन्वोक करना है, कब कंटिन्यू करना है प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट्स के। तो ये हो गया देखिए इसका पेरिफेरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद द क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। ना ये कब आया था, 2002 में आया था ये बिल। ऐड क्या कर दिया इसने, क्लॉज 5 इन द आर्टिकल क्या 15 में, इनेबल द गवर्नमेंट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SC and STs to their admission to the educational institution including private institution also। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल। कौन कौन से 5 आर्टिकल्स हैं, देखिए 14 से 18 के बीच में है। 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, और जो 16 है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 17 का एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 का एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़े हैं, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश सिटीजन सेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब देखिए फंडामेंटल 2 चीज़ होता है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली 15/16/1929। 5 बार बोलिए 15/16/1929, याद हो जाएगा आपको। और ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, इसके बाद जो भी है वो सबको मिलते हैं। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है यहाँ पे, कैन नॉट बी, ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये याद कर लीजिएगा 15/16/1929। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई, देखिए लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं कर सकता है। तो इसका जो है 1 and 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है, अमेंडमेंट जो हमने ऑलरेडी 2 बार 3 बार ऊपर पढ़ लिया, आपको जाकर इसके सारे प्रोविजंस को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच आर द फॉलोइंग मैटर ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द स्टेट्स। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस करेक्ट है, ये फेडरल जो स्टेट है वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ता ही है, क्योंकि ये दोनों का पार्ट है ना, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। एनी ऑफ द लिस्ट, जो 7 शेड्यूल है, जो 7 शेड्यूल में जैसे सेंटर का, स्टेट का और कंकरेंट लिस्ट है, ये तीनों को, इसमें भी ज़रूरत पड़ता है स्टेट का 1/3 जो रेटिफिकेशन का। और एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेट में। जब 169 आर्टिकल में शायद लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करते हैं, तो जब किसी भी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश करना होता है तो यहाँ से बस वो स्टेट क्या करता है, एक हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल 169 है शायद उसी में एबोलिशन और क्रिएशन का दोनों का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी, जैसे ये स्टेट है, इसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये स्टेट क्या करती है ना, एक रिजोल्यूशन पास कराती है पार्लियामेंट के, और वो पार्लियामेंट में जाने के बाद पार्लियामेंट पास कर देता है और हो जाता है। तो यहाँ पे से 1/2 जो होता है उनका ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल आया है, तो आपको ये देख लेना कि कौन से स्टेट्स हैं जो इंडिया में, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो है, तो आपको ये देख लेना है, जाके इसके साथ में रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट हो, ये आप देख लीजिएगा, और ये देख लीजिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सब मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये मैंने स्पेसेस छोड़े हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग CAPF पे। देखिए CAPF में 2021 का क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट्स। क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ाई 14 है, आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने पढ़ा है, राइट टू कैरी ऑन, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। अब ये देखिए, ये तो देखिए 19 में दिया हुआ है, ये देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को शिफ्ट करके 301 में डाल दिया है, बहुत पढ़ लीजिएगा, उसको एक लीगल राइट बना दिया है ना। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। वो बोल रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, देखिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 15 जाके आपको याद करना है इसको, और इसको आपको बताना है इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू चेरिश इन द फॉलो द नोवेल आइडिया विच इंस्पायर्ड अवर इंडियन नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अंडर द DPSP। राइट टू वर्क देखिए, टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टिफिकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया ही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल जो 50 है शायद उसमें दिया ही है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नो इनकरेक्ट है ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इन्होंने, देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है ना, एक शब्द को चेंज करके उसका आंसर बनाया। तो आप अगर इतना ही पढ़ेंगे तो आप इसको करेक्ट कर देंगे, पर अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आप ध्यान देखेंगे कि इंडस्ट्री को रिप्लेस करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर दिया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSP इज नॉट करेक्ट। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स कैन इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का प्रेसिडेंस है दूसरे के ऊपर। मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था 1980 में, उसमें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट एंड DPSP आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल फॉर द गवर्नेंस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मस्ट बी इंटरप्रेटेड हार्मोनियसली, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सिक्किम हैज़ बिन, कौन से में एक स्टेट का दर्जा दिया गया सिक्किम को, तो जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 75 का था वो। अब आपको एक काम करना है, इसके साथ और क्या रिवाइज करना है, जितने भी स्टेट्स हैं जो बने हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और कौन से ईयर में, आपको ये याद कर लेना है, इसका लिस्ट बनाना है और देख लेना है 2-4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज़ बीन फाउंड इन द प्लेस ऑफ द बोर्ड फंडामेंटल ड्यूटी DPSP में, प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये देखो दोनों दिए गए DPSP और फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी ऑफ स्टेट, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टीचर। देखिए डीपीएसपी का नहीं पार्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। नेक्स्ट देते हैं द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रेफर द मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें 44th, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। द प्रोविजन अंडर द 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। सॉरी, ये गलत पढ़ दिया मैंने। ये जो है इसका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, इसका आंसर होगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो वो अपने को 51A में क्या मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉन इन्फोर्सेबल लिमिटेड टू सिटीजन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि देखते हैं द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट सेट फोर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 368 में है, हमको पता ही है। ये सब देखिए क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इससे बस पढ़ने से और मुझे सॉल्व करने में सिर्फ ये वीडियो जो होगा वो लंबा होगा अगर आप खुद पढ़ के सॉल्व करेंगे। बाकी सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है इसको, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं सीडीएस के क्वेश्चन पे। सीडीएस के भी कुछ ही 4, 5, 10 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है, आगे आपको खुद देखना है। द मेजर क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स है बिटवीन क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेज द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बीच में ही सबसे ज़्यादा क्लीवेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अब देखिए, जिसको याद रहेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। आपको याद है मतलब आपने इतने सारे पढ़े हैं ऊपर, तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा है जो 51 का पार्ट नहीं है, आपको बताने हैं। मैंने ऊपर 4 ऑलरेडी बता दिया है, 4 जो मैंने लिस्ट किया है, अगर उस लिस्ट को आपने ध्यान से पढ़े होगे तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू नॉट सिटीजन। मैंने भी नॉन सिटीजन मैंने इसको भी किया है, क्या बोला है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसको अवेलेबल है, ओनली सिटीजन्स। इसके अकॉर्डिंग में आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टैंड्स अमेंड इंक्लूड विच ऑफ द अमेंडेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आर्टिकल जो 19 में है ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही, असेंबल पीस एंड विदाउट आर्म्स करेक्ट है। थर्ड क्या है, टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, बताइए कौन से आर्टिकल में है, आपको याद है आ रहा होगा 301, और इसको डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे जो 6 फंडामेंटल राइट्स है किसमें, आर्टिकल 19 के अंदर, उसके अंदर मैंने ये सब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ओमिटेड, और वो जो एक था वो ओमिटेड कर दिया, ओमिटेड है वो प्रॉपर्टी वाला, ये इसके बारे में दिया गया है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, ये हो गया। और नेक्स्ट हो गया कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमेंडेड एज ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सा ड्यूटी नहीं है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। देखिए ऑडी अल्ट्रम पार्टेम जो इसका आंसर है। देखिए मैंने मुरनाल सर का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर ऐसे बहुत सारे चीज़ें बताते रहते हैं डेली बेसिस पे जो हमारे एग्जाम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने उन्हीं के उसका टेलीग्राम का एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि उन्हें ऑडी अल्ट्रम पार्टम बहुत पहले ये बताया हुआ है। ऐसे कई सारे जो नीमो जक्स्टा जुडेक्स इन कॉजा सुआ ये सारे उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है। तो आप जैसे ही उनके टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे उसके सर्च बॉक्स में आप ये सर्च करिएगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, आपको बहुत सारे लिस्टेड मिल जाएंगे। आप उसको लिस्ट करके एक जगह पे रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप अपने से खुद पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बाकी मैंने सारे ये भी जो क्वेश्चन है ये मैंने आंसर नहीं किए हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद करिए। और जिन सब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिस्टेड किए हैं, मैं बता रहा हूँ
क्वेश्चन नंबर 11, 29, 136, 155, 165 आपको इसके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का और आपके बहुत सारे जो भी फीडबैक है उससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड किया जाना चाहिए या कुछ नया किया जाना चाहिए तो आप मुझे कृपया बताना ना भूलें। आप मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप लोग कितना इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप सिर्फ वीडियोज़ को देखिए मत, सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन है और ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी है। थैंक यू सो मच आप लोगों के सहयोग के लिए। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों ये पॉलिटी के PYQ का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग लेजिस्लेचर के सारे क्वेश्चन जो है उसमें कवर करने वाले हैं। जैसा कि एक किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट लेक्चर जो है लेजिस्लेचर पे कंप्लीट करना है, लेजिस्लेचर को कंप्लीट करिएगा। तो इसमें हम लोग लेजिस्लेचर के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जिनमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें करीब जो CSC के हैं वो 40 के आसपास क्वेश्चन है और CDS और CAPF का मिला के 60 क्वेश्चन है, जो कि एक 100 क्वेश्चन टोटल बन जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ऐसा बोल रहा है कि जब लोकसभा जो है फाइनेंस बिल को पास करता है, राज्यसभा में जाता है, तो ये इसको राज्यसभा उसको अमेंड कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जितने भी फाइनेंस बिल होते हैं वो मनी बिल होते हैं। तो जो मनी बिल है उसको आप कभी भी, उसको क्या होता है कि जो राज्यसभा है कभी भी अमेंड या तो रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ये करेक्ट है। जब लोकसभा जो होता है मनी बिल को पास करता है राज्यसभा में तो इसको सिर्फ इसको रिकमेंडेशन दे सकता है, पर रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता। तो ये दूसरा करेक्ट है। तीसरा, इन द केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल बट ज्वाइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। नहीं, ये देखिए ये जो है ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका ओनली 1 इसका करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फाइनेंस बिल और मनी बिल का। तो यहाँ पे मनी बिल देखिए आर्टिकल 110 में डायरेक्ट डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि व्हाट इज मनी बिल। उसके प्रोविजंस कौन कौन से वो आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन से जो क्राइटेरिया हैं जो मनी बिल के लिए होना चाहिए, और ये भी देख लेना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो नहीं है मनी बिल के लिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल और नॉट, स्पीकर का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल रहता है। कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप जाके उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहाँ पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब उसमें प्रायर रिकमेंडेशन लगता है किसका, प्रेसिडेंट का। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाई मिनिस्टर, कभी भी नॉन मिनिस्टर जो रहते हैं वो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल को। और नेक्स्ट क्या बोलता है कि राज्यसभा है रिस्ट्रिक्टेड पावर, कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। एंड राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वापस भी करना पड़ता है मनी बिल को, किसको, लोकसभा को। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने मनी बिल को वापस नहीं किया तो लोकसभा सेम जैसे उसने भेजा था वैसे ही उसको पास कर सकती है विदाउट एनी अमेंडमेंट। और अगर इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिया भी राज्यसभा ने रिगार्डिंग मनी बिल, तो ये लोकसभा के ऊपर होता है कि वो उसके अंदर चेंजेस लाए या ना लाए। ये उसके सारे टोटल डिस्कशन जो होता है वो लोकसभा पे होता है, ना कि उसके रिकमेंडेशन पे कोई ऑब्लिगेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनेंस बिल के बारे में क्या होता है। जितने भी दोज आर डीलिंग विद द फाइनेंस फिजिकल मैटर्स, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह का, 2 टाइप का होते हैं फाइनेंस बिल। आर्टिकल 117 के जो पार्ट 1 और इसके पार्ट 2 2 होते हैं। इस दोनों में आपको जाके ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच आर द फॉलोइंग जो आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो एक्सक्लूसिव पावर है मतलब उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, ये तो गलत हो गया। देखिए जो इमरजेंसी है वो कोई भी राज्यसभा और लोकसभा, जब लोकसभा सेशन में नहीं होता है तो राज्यसभा भी उसको रेटिफाई कर सकता है, लेकिन जैसे ही लोकसभा फिर से स्टार्ट होता है तो उसको विदिन 6 मंथ के अंदर रेटिफाई करना पड़ता है। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो पहला गलत होने के बाद ही तुरंत 2 या 3 में से कोई एक करेक्ट है। टू पास मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन टू पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये देखिए करेक्ट है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल या तो ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा
नॉट द राज्यसभा। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोलता है, इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंट जो होता है उसको, उसके लिए इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो राज्यसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली 2 इसका करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख ले सकते हैं। आपको जो फिर राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा और फिर राज्यसभा इज अनइक्वल टू लोकसभा, ये दोनों आपको जाके देखना है। इसमें आप इसको कैसे रिवाइज करेंगे मैं इसका आइडिया देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखिए कि ऑर्डिनरी बिल, यहाँ पे एक पार्ट बनाइए, यहाँ पे बिल्स मतलब यहाँ पे ये लिखिए क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको राज्यसभा लिखना है, लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल देखो दोनों जगह से पास किया जा सकता है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो भी दोनों जगह से पास किया जाता है। फाइनेंस बिल जो होता है उसके बारे में देख लेना। इलेक्शन और उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है ये भी दोनों जगह से। तो आपको ये देख लेना है कि ये कहाँ कहाँ से। मनी बिल है वो सिर्फ राज्यसभा से नहीं होगा पर लोकसभा से सिर्फ होगा। आपको ये जाके अच्छे से देख लेना है और इसी प्रकार से उसको याद करना है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विथ रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, एज पर द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन द डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ठीक है, जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन होता है उसके बाद स्पीकर एक डेट डिसाइड करता है किसके लिए, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए। तो ये वाला तो देखिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है देयर इज द मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ये तो देखिए इनकरेक्ट हो गया, कोई सा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर का पिछले साल कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ और अभी तक इस साल भी कोई नहीं बना है। तो दूसरा इसका इनकरेक्ट हो गया और आपके पास बचता है ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट द रूलिंग। ये देखिए करेक्ट हो गया कि डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर नहीं रहता तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है, तो सारे प्रोसीडिंग्स के लिए उसके सेम पावर होते हैं जैसे कि स्पीकर के पास होता है, और उसके सारे जो एक्ट्स रहते हैं उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये करेक्ट हो गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ क्या बोलता है, द वेल इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए, तो ये ऐसा बोलता है कि यहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट्री का कोई प्रोविजन है जिसमें बोल रहा है कि रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज दैट अ मोशन इज मूव्ड बाई, एक स्पीकर जो है मोशन पास करेगा और उसको सेकेंडेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि डिप्टी स्पीकर सेम जैसे कि स्पीकर सेलेक्ट किया जाते हैं सेम किया जाता है, बट डिप्टी स्पीकर के डेट ऑफ इलेक्शन जो होता है अमंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो उसमें डिप्टी स्पीकर का जो होता है वो वही करते हैं कि सेम जैसे स्पीकर के लिए सारे मेंबर्स उसमें वोटिंग करते हैं वैसे ही डिप्टी स्पीकर के लिए भी करते हैं। तो ये वाला जो प्रोविज़न बोला गया कि वेल इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, ये गलत है। तो इसमें से 1 और 3 करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल 95 का जो क्लॉज 1 है, परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इट्स स्पीक एंड इफ स्पीकर इज एब्सेंट। तो ये देखिए करेक्ट है, डिप्टी स्पीकर का ये फंक्शन हो गया। 93 में क्या बोलता है, आर्टिकल 93 में कि लोकसभा मस्ट चूज 2 मेंबर फ्रॉम द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 93 में ये बोला है कि अपना जो लोकसभा है उसको 2 लोगों को चूज करना है, एक डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि कब इनको चूज़ करना है, कैसे करना है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, अपने अमंग द मेंबर जो भी मेंबर होते हैं लोकसभा के उन्हीं में से सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर गवर्न बाय द रूल्स 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है कि डिप्टी स्पीकर गवर्न बाय द रूल 8 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से, जो लोकसभा का होता है उससे ये उनके जो सारे जो गवर्न कैसे किया जाता है इसी रूल से किया जाता है। डेट ऑफ द इलेक्शन जो फिक्स्ड बाई किसको, स्पीकर, और डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर फिक्स्ड बाई द प्रेसिडेंट। ये याद रखिएगा कि जो डिप्टी स्पीकर का जो रहता है वो कौन डेट फिक्स करता है, स्पीकर करता है, और जो स्पीकर का डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट करता है। फर्स्ट स्पीकर कौन था, जीवी मावलंकर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग की, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लॉ स्पेसिफाइड दैट एंटी डिफेक्शन मतलब 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल कब आया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बना रहे, ये इसका 2 ऑब्जेक्टिव था।
क्या बोलता है कि फर्स्ट ऑप्शन कि द लॉ स्पेसिफाई दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ द बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। तो ऐसा बोल रहा है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है 6 मंथ के अंदर नहीं ज्वाइन, ऐसा नहीं है, 6 मंथ के अंदर उसको कोई भी पार्टी ज्वाइन करना पड़ता है। तो पहला तो गलत हो गया। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड इलेक्शन केसेस। ये देखिए करेक्ट है, उनको ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, तो इसका दूसरा करेक्ट हो गया, पहला इनकरेक्ट हो गया। थोड़ा सा ये दिया हुआ है कि इसके बारे में पढ़ लेना, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ने जो 10th शेड्यूल पास किया था, जिसमें उन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ बता दिए थे। अब ये इसके स्कोप पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कि अप्लाई टू द बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं उनके ऊपर, दोनों के ऊपर। ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो वॉलंटरी गिविंग ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सपोज दैट कि आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, और अगर आपने इलेक्शन के बाद अगर उस पार्टी को छोड़ दिया तो भी आपके ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी विप और अब्सटेनिंग विदाउट परमिशन। जैसे आप पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं विप उसका जो होता है, जो एक लीडर होता है, वो ऑर्डर देता है कि आपको किसी पार्टी के जिसके कोई भी बिल्स वगैरह के अगेंस्ट में या तो उसके सपोर्ट में आपको वोटिंग करना है। अगर आपने उसके वोटिंग में, अगर आप उसके अगेंस्ट में वोटिंग किया, उनके रिकमेंडेशन के अगेंस्ट में, तो आपके ऊपर तब भी डिस्क्वालिफिकेशन लग सकता है। या तो आप तभी आप उसको एब्सटेन कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं, जब आपने ऑलरेडी विप से परमिशन लिया हुआ है। तो ये हो गया। ज्वाइंट अनदर पार्टी, अगर आप कोई दूसरी ज्वाइंट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जब जैसे कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, अगर वो अपने इलेक्शन के बाद अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का लग जाता है। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, स्पीकर, और कहाँ पे होता है, लोकसभा में होता है। चेयरमैन कहाँ पे होता है, राज्यसभा में होता है। द हाउस हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन एंड द डिसीजन इज फाइनल। पर दे आर ऑल्सो, मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू इसके भी किया जा सकता है। एग्जाम्पशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से केसेस में उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। तो उसमें है कि इफ अ लेजिस्लेचर एज ए मेंबर ऑफ द वन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन अनदर जो है पॉलिटिकल पार्टी, मर्जर बिटवीन द टू पार्टीज, इट मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, मे नॉट लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें ऐसा बोलता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है 2/3 से, गलती से यहाँ 1/3 लिख दिया, तो जब 2/3 से अगर कोई भी मर्ज हो जाता है तो उस केस में उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट दे टेक देयर सीट इन द हाउस, दे बिकम डिस्क्वालिफाइड। और यहाँ पे बोलता है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि जिसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो अगर जैसे कि प्रेसिडेंट या तो गवर्नर किसी को जब नॉमिनेट करते हैं, तो जब वो नॉमिनेट करने के बाद अगर उसने 6 month के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसको 6 month के अंदर करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इनकरेक्ट होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो इसका पहला गलत होते ही आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम ये दोनों समझ लेते हैं। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज रिप्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज कंसेंट। ये भी देखिए करेक्ट है। ये क्या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मेड इट ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ टू गिव हिज कंसेंट। तो यहाँ पे उनको जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसने ऐसा बोल दिया था कि प्रेसिडेंट को जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उनको दिया जाएगा, पास किया जाएगा, तो ही हैज़ टू गिव कंसेंट। और ऐसा भी प्रोविज़न था कि आप इस बिल को वापस से आप रिकंसीडर करने के लिए भी नहीं भेज सकते हैं। पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि बिल लाके उन्होंने ये परमिशन दिया था कि प्रेसिडेंट के पास एक बार पावर रहेगा कि वो रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं, किसको, पार्लियामेंट को। पर अगर पार्लियामेंट ने दोबारा उनको भेज दिया सेम बिल को विदाउट अमेंडिंग या तो विदाउट उसके अंदर चेंजेस किए हुए, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव दिस असेंट। तो ये 44th वाला है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वी एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज द आवर मॉडल डिफर फ्रॉम द मॉडल। ब्रिटिश मॉडल से कैसे डिफर है। तो एज अ रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द सुप्रीम और द सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर लिमिटेड। ये करेक्ट है। देखिए हमारे जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है वो लिमिटेड कैसे है, क्योंकि हम लोग किसी भी जो लॉ एक्ट वगैरह पास कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग उसके अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे यहाँ वो लिमिटेड है। हमारे यहाँ जो
कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी माना जाता है, न कि हम लोग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को फॉलो करते हैं। तो ये वाला जो होता है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया द मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंड ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी देखिए करेक्ट है। अगर आप किसी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होते हैं? बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैविंग 5 or more जजेस। तो आप क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि जो हाईएस्ट अभी तक कितने जजेस का बेंच बना है और कौन से केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है? आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या है। इज द प्रोविजन ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है? इट मेक्स पार्लियामेंट सुप्रीम लीगल अथॉरिटी इन द यूके विच कैन क्रिएट और इंड एनी लॉ, बट इन पार्लियामेंट इन इंडिया जो पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन बॉडी, law can be amended by way of the addition, variation, repeal or any provision, repeal of any provision, but cannot amend those which are basic structure of the constitution। basic structure का जो प्रोविजन था 1773 के केशवानंद भारती केस में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी लॉ, किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, बस बट फ्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो यहीं पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ये अपना जुडिशियल ओरिजिन है उसका। तो नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको बस जाके ये ध्यान देख लेना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर के कई सारे पार्ट्स को बताए हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप उसको जाके एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि राज्यसभा है इक्वल पावर विद द लोकसभा। हमने ऊपर जो क्वेश्चन 2 पढ़ा था उसमें सेम चीज़ें बात की है, फिर भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द मैटर ऑफ द क्रिएटिंग ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज। देखिए ये जो होता है आर्टिकल 312 में दिया हुआ है, ये जो एक्सक्लूसिव पावर है किसका? राज्यसभा का। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दोनों काम कर सकता है। राज्यसभा से भी अमेंडमेंट का जो प्रपोजल लाया जा सकता है और लोकसभा का। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा से। मेकिंग कट मोशन, जो ये स्पेशल पावर होता है ऑफ लोकसभा। मेंबर टू अपोज और द डिमांड बीइंग डिस्कस्ड फॉर द एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट इन द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के अंदर जो भी डिमांड गवर्नमेंट वगैरह पास करती है उसको अपोज किया जा सकता है या तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है, ये मेकिंग कट मोशन में। तो ये भी लोकसभा का ही, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। पर ये जो राज्यसभा इक्वल पावर कहाँ पे है? अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है लोकसभा का एक एक्सक्लूसिव पावर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन इंडिया फीचर द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक द टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो अलग अलग जो यहाँ पे दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एडहॉक जो कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। एडहॉक कमेटी 2 टाइप की कमेटीज बनती हैं, एक तो जो होती है परमानेंट कमेटी, एक एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी थोड़े दिन के लिए देखती हैं। तो एक तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन तो पहला वाला देखिए करेक्ट है। दूसरा क्या? पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये दोनों। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फाइनेंस कमेटी एडवाइजरी बॉडी होती है और नीति आयोग भी एक एडवाइजरी। तो 5वां सबसे पहले आपको सबको पता है कि नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, 2015 में बनी है। और इसके पहले क्या था? जो प्लानिंग कमीशन था, वो प्लानिंग कमीशन से सारे काम होते थे, पर ये एडवाइजरी बॉडी है, ये प्लान करती है। तो ये वाला तो 5वां जैसे ही हम लोग काटेंगे तो ये दोनों पे आ जाएंगे। इसके हिसाब से पहला और दूसरा करेक्ट है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होता है? पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विथ सर्टेन डिग्री ऑफ द स्टैट्यूटरी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी होता है उनके पास। रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू इसको लेजिस्लेचर को डायरेक्ट रिपोर्ट करती हैं। अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर एंड सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये अकाउंटेबल होते हैं किसको? अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर और सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू भी हैं। और जो ए और बी जो हैं एडहॉक कमेटी ऑन सेटअप बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये दोनों क्या हैं? रिव्यू एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहता है इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। ये तो देखिए इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट लोकसभा में जो है हाईएस्ट जो वोट्स किसको मिले थे, हाईएस्ट सीट्स किसने जीता था? तो उसमें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 318। जो रनर अप थी वो CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और थर्ड जो थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी।
तो ये वाला पार्ट देखिए, पहला वाला गलत हो गया। पहला गलत होने के बाद 2 और 3 बचता है, 2 तो 100% करेक्ट है। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम 1969, ये देखिए करेक्ट है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट रिकॉग्नाइज एज द लीडर। देखिए 75 नहीं, कितने परसेंट होना होता है, सिर्फ 10% होता है। 10% कितना होगा, 55 सीट्स। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो तीसरा और पहला गलत हो गया, तो दूसरा इंडिपेंडेंटली करेक्ट है। कुछ चीज़ें हैं आपको जाके देख लेना है कि नेशनल पार्टीज़ के बारे में ध्यान से देना है। इसमें नेशनल पार्टी की बात किया है, नेशनल पार्टीज़ अभी कितने हैं, पहले कितने थे, ये कंपेयर कर लेना। अभी इंडिया में जितने भी नेशनल पार्टीज़ हैं उनको ध्यान में देख लेना। जब इंडिपेंडेंस मिला था तो उस टाइम टोटल 14 नेशनल पार्टीज़ थी और टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। और जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो था, फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था जो थे सुकुमार सेन जो थे, ये लोग, इनका भी पढ़ लीजिएगा बस एक बार। हाईएस्ट जो सीट है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम कब, 1969 में। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिला था उनको, 1977 में। उनका एक्ट क्या आता है, कौन सा एक्ट, 1977। जो 1977 एक्ट क्या करता है, डिफाइन करता है लीडर ऑफ अपोजिशन, मेंबर ऑफ द आइदर लोकसभा और राज्यसभा, हु लीड द पार्टी विद ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द चेयरमैन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय चेयरमैन एंड स्पीकर। ये ध्यान रखना, कौन रिकॉग्नाइज करता है। कन्वेंशनली एट पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट कितना, 10% ऑफ द टोटल MPs इन द पार्लियामेंट, मतलब इन द हाउस टोटल कितने होना चाहिए, 10%। तो उसी 10% के हिसाब से उनको डिसाइड किया जाता है। तो 10% कितना हो गया, 55। तो हम लोग यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में, रिगार्डिंग द मनी बिल विच आर द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं, बिल शैल बी डीम्ड टू द मनी बिल इफ इट इज कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पोजिशन एबोलिशन रिविजन। ओनली दे दिया है यहाँ पे, तो ये तो देखिए ट्रैप होता है यूपीएससी का, ओनली वगैरह दे दिया, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये क्या बोला है, अ मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तो देखिए करेक्ट है ये वाला। नेक्स्ट क्या बोलता है, अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी और गिविंग ऑफ द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो है ये, और आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि मनी बिल का जो कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं जो मनी बिल को क्राइटेरिया को प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो मतलब अवे फ्रॉम द मनी बिल, मतलब ऐसे क्राइटेरिया जो मनी बिल में नहीं हो सकते, उसके बारे में दिया हुआ है। आपको ध्यान से जाके उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही शी जो सीज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, अगर वो मेंबर ऑफ द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये क्या बोल रहा है कि ये वाला तो देखिए करेक्ट हो गया है। जैसे स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको अपना ऑफिस, अपना जो सीट है वैकेट करना पड़ता है अगर वो मेंबर बन जाता है असेंबली का। तो उसके बाद व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द डिजॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जब लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिजॉल्व होता है तो वो क्या रहता है, यहाँ पे देखिए, व्हेन एवर द असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली आफ्टर द डिजोल्यूशन। तो ये देखिए इनकरेक्ट हो गया, पहला इसका करेक्ट है। आपको जाके पढ़ लेना है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर विच आर द फॉलोइंग जो पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनाइज्ड एंड रिपोर्ट द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल्स सब रूल्स बाय लॉ एटसेट्रा कन्फर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड। तो ये देखना है कि हमको ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी है जो ये सारे काम करती है। बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव एंड इट विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। तो अलग अलग देखिए कमेटी दिया हुआ है। तो कमेटी ऑफ द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो इसका काम है। अब हम लोग पहले वाले बढ़ते हैं कि कमेटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये इसका काम क्या है, चेक द एश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग गिवन बाय द मिनिस्टर टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्या क्या आपने एश्योरेंस दिया है, मेंबर ऑफ जो हाउस होते हैं क्या एश्योरेंस दिया है, प्रोमिसेस किया है, उसको चेक करते रहते हैं समय समय पे। कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का जो काम है ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल्स कमेटी क्या है, मैटर, थर्ड क्या बोलता है, सी वाला, जो मैटर्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड्स द नेसेसरी अमेंडमेंट्स और द एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। उसके अंदर क्या क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं, क्या क्या अमेंडमेंट करना है, उसके बारे में ये रूल्स ऑफ द कमेटी बताते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करती है कि रेगुलेट द प्रोग्राम एंड द टाइम टेबल ऑफ द हाउस, एलोकेट टाइम फॉर द
ट्रांजेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, और उसके बाद एंड द अदर बिजनेसेस, कैसे वहाँ पे और सारे काम होंगे उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताता है। तो सारे कमेटीज़ जो हैं वो एक यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो जितने भी कमेटीज़ हैं उनका जो फंक्शन है वो हमको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो देखिए जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ। पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो याद करना है आपको। यहाँ का बोलता है एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म, जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है प्रोविजन, तो ये मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, तो ये पढ़ना है हमको, बताना है कि कौन कौन से। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देखिए कभी भी हम लोग ये गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म को, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का तो हम ऑलरेडी बात करते ही हैं, तो ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, कई सारी जगह पे किया जा सकता है, जिसपे किसी की गलत लगता है उसके लिए आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। अ मैकेनिज्म फॉर द स्पेंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, स्पीडिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अ मैकेनिज्म ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये तो देखिए इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस फॉर द स्ट्रेंथिंग द हैंड्स ऑफ द, कभी जो हम लोग नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाए, हुज होल्ड ओवर द पीपल इन द स्टेट ऑफ डे, स्टेट है मतलब गवर्नमेंट का पूरी तरीके से एकदम सॉवरेन पावर नहीं बना सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट ये एक्सप्लेनेशन ये बी वाला है। आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है कि वो जो एक्चुअल में जो है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का है क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है यहाँ से ध्यान से। द वर्ड जो कैबिनेट कब, जो वर्ड जो है कैबिनेट कब ऐड किया गया था, आर्टिकल 352 में ऐड किया गया था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था, ये बाद में ऐड किया था आर्टिकल 352 में 1978 में बाय द कब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द इलेक्शन ऑफ द लोक सभा और द स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ये देखिए इनकरेक्ट हो गया। हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट पाया है वो जीत गया है, तो ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस एक ये कंसेंसस है लोगों के बीच में कि जो स्पीकर का पोस्ट है वो, और ये डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो 100% अपोजिशन के पास जाएगा, ऐसा कोई कंसेंसस ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो दोनों इसके गलत हो गए, ऊपर हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ प्राइवेट मेंबर बिल इज a बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्राइवेट मेंबर बिल इज बिल क्या बोल रहा है कि प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बाय बट ओनली नॉमिनेटेड बाय, देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर बिल ऐसे होते हैं तो ये गलत दिया है, कैसे दिया है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो सारे बिल्स दोज नॉट प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल, तो ये देखिए एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट मिनिस्टर इज कॉल्ड क्या, प्राइवेट मेंबर, तो बिल प्रेजेंटेड बाय देम आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस रिक्वायर्स कितना 1 month नोटिस, मतलब 1 month आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो देखिए उस टाइम के उसके हिसाब से होगा, तो ये वाला तो करंट अफेयर बेस्ड है, ये वाला जो है देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सॉरी इसका आंसर तो हमने देखा ही नहीं 15 वाले का, इसमें यही बोल रहा है कि रिसेंटली जो प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास, तो नहीं जो 1968 में या तो 69 में शायद जो लास्ट जो एक कोई तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड जो प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया था, तो ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट in the national interest if the resolution to that effect is passed by the, तो ये इसका आंसर क्या है, राज्यसभा बाय द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे कई सारे जो 7 शेड्यूल है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्या सेंटर, स्टेट और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। सेंटर के जो होते हैं उसको सिर्फ सेंटर एक्सक्लूसिवली उस पर एक्ट बना सकता है, स्टेट वाला जो होता है उसमें स्टेट बना सकता है, पर कुछ ऐसे भी उसके क्राइटेरिया हैं
जिस केस में जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा तो सेंटर उसके ऊपर भी एक्ट बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट वाला जो होता है, कंकरेंट वाला, उसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों, लेकिन अगर सेंटर ने ऑलरेडी कोई बना के रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंटर वाला जो एक्ट रहेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कंपेयर टू स्टेट। तो यहाँ पे वही बात होता है। तो इसी में बोला कि राज्यसभा जब मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 के मेजोरिटी से अगर कोई राज्यसभा एक्ट पास वो रेजोल्यूशन पास करता है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो जो स्टेट उस स्टेट लिस्ट पे लोकसभा जो अपना पार्लियामेंट बना सकता है। नेक्स्ट देखते इसमें बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 249, इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट, रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाई 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये ध्यान देना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। रेजोल्यूशन विल रिमेन इन फोर्स कितना, 1 साल तक रहेगा, 1 साल के अंदर उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। दिस प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द लॉ ऑन द सेम। मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसी सेम चीज़ पे स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ऐसा इसका बोलने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। देखिए ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फिक्स्ड कितना, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 40, एक्सेप्ट फ्यू जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वगैरह हैं, उसको जाके आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बनेगा तो उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम देके वो आपको कन्फ्यूज करके गलत करा सकते हैं। नेक्स्ट तो ये देखिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है नॉमिनेट करता है, एकदम ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, या तो जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर अमंग द हाउस इटसेल्फ। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो इसके दोनों इनकरेक्ट हो गया। चेयरमैन इलेक्टेड फ्रॉम द काउंसिल इटसेल्फ अमंग इट्स मेंबर। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के आर्टिकल 169 क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है। और कौन कौन से स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, तो ये देख सकते हैं कि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद बिहार और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तंबाकू इसका बना है, बहुत पहले से बना है, तो आप देख सकते हैं, वैसे भी इजीली यार मेमोरेबल है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोलता है, मैनर ऑफ द इलेक्शन आपको पढ़ना है जाके, और राज्यसभा का भी आपको देखना है, क्योंकि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑलमोस्ट सेम ही हैं, जो उसका इलेक्शन वगैरह का मैनर है। रोल क्या है आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का जाके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। ये देखिए करेक्ट इनकरेक्ट हो गया है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब जो कलेक्ट करता है उसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ये तो देखिए गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, DEA जो होता है वो इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक को जो डिसाइड करता है वो बनाता है बजट को, तो पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अथॉराइज फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये करेक्ट है। देखिए कि कोई भी अमाउंट जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ CFI से नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो, तो ये वाला तो करेक्ट है दूसरा। थर्ड देखते हैं क्या बोलता है, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड टू अथॉराइज फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नहीं, पब्लिक अकाउंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन पे चलता है। अब आपको बताना है कि उसका चेयरमैन कौन रहता है, हेड कौन रहता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये भी गलत हो गया और इसका दूसरा करेक्ट है। 114 आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल फॉर द विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फ्रॉम इंडिया। ये 114 यही है, 114 यही एक्सप्लेन कर रहा है। वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर द ग्रांट्स इन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ किसका, लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सा होता है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट है और आपको पढ़ना है, उसको समझाना है। मैंने ऑलरेडी हमने ऊपर कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए अलग अलग जो कमेटीज़ हैं उनके कितना स्ट्रेंथ होता है, कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा से, कितने लोकसभा से, ऐसे क्वेश्चन बार बार हर साल एक आध क्वेश्चन UPSC पूछती रहती है। तो ये क्या बोल रहा है, द कमेटी ऑफ द पब्लिक अकाउंट, और उसके बाद द कमेटी ऑन द एस्टीमेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका आंसर जो है लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है, कमेटी ऑन द एस्टीमेट्स है। ऑल मेंबर जो इसके कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से ओनली। फंक्शन क्या है, एग्जामिन द एस्टीमेट्स इंक्लूड द बजट एंड द सजेशन द पब्लिक एक्सपेंडिचर
और इलेक्टेड एवरी ईयर, हर साल इसका इलेक्शन किया जाता है अमंग इट्स ओन मेंबर। कितने साल के लिए इलेक्शन किया जाता है? सिर्फ 1 साल के लिए रहते हैं, हर साल किया जाता है। टोटल स्ट्रेंथ कितना होता है एस्टिमेट कमेटी का? 30 होता है। सिर्फ टोटल जो मेंबर्स कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन जो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके प्रिंसिपल्स पे ये इलेक्शन होता है। सॉरी, ये राज्यसभा नहीं, ये लोकसभा होगा, लोकसभा ओनली। जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे एस्टिमेट कमेटी के कहाँ से होते हैं? वो लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो सारे कमेटीज हैं वो सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट है, नो कॉन्फिडेंस मेंशन का कोई ऐसा प्रोविजन अलग से कोई आर्टिकल वगैरह नहीं दिया है, करेक्ट है। तो बस ये बट द रूल 198 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा स्पेसिफाई द प्रोसीजर ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अ मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। ये देखिए करेक्ट है, हमने आगे पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो इसका जो है दोनों करेक्ट हो गया 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। हमने ऑलरेडी ये वाला जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वाला यहाँ पे देखा है। आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 3 है वो यही एक्सप्लेन करता है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, पहला का इनकरेक्ट होते ही 2 और 3 इसका करेक्ट हो गया। पढ़ लेते हैं इसको। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट है, यूनियन मिनिस्टर जो होता है प्लेजर पे ही होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 78 का जो क्लॉज ए है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट प्रेजेंटेड बाय द लोकसभा, तो क्या होगा? तो व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स, जब पास ही नहीं होगा वहाँ से तो प्राइम मिनिस्टर को क्या देना पड़ता है? रिजाइन। क्योंकि ये कंसीडर कर लिया जाता है कि मैं मनी बिल पास नहीं कर पाया पार्लियामेंट में, मतलब रूलिंग पार्टी हैज़ नो मेजोरिटी इन द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल फॉर अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग पासेज ऑफ। कौन कौन से केसेस में जो ज्वाइंट सीटिंग पास किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने क्वेश्चंस का मैंने कमेंट बॉक्स में बोला है प्लीज़ आप लोग कृपया बताएं, उसका मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और नेक्स्ट कौन सा जो टॉपिक कवर करना है वो बताना ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इन। हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बजट। पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बजट। तो ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट, तो यही है नॉट करेक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही तो सारे बजट का डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर है जो है वो कंप्लीट करता है। तो ये इसका आंसर हो गया, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। ये क्या बोलता है? इन द लोकसभा स्पीकर इज, स्पीकर को क्या इलेक्ट किया जाता है अमंग मेंबर फ्रॉम इट सेल्फ। तो ये हो गया करेक्ट, इलेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग आगे हैं 2008 और 8-9 के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इसलिए 1 लाइनर के जैसे लग रहा है। पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो पिलर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब आप जो बेसिक क्वेश्चंस पढ़ते हैं यही बेसिक क्वेश्चन है। अब जो 2023-24 के क्वेश्चंस यूपीएससी ने बनाया है वो एडवांस लेवल का जो एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, पर इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट शैल कंसिस्ट नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है 40 होता है और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मिनिमम जो स्ट्रेंथ होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो होता है 1/3 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, और जो मिनिमम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 500 हो सकता है और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। कितना? आर्टिकल 170 इसके बारे में बात करता है। तो ये वाला पहला वाला गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इफ ही शी इज लेस देन 25 ईयर। करेक्ट है, अगर वो 25 साल से कम का एज का है तो वो कभी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। देखिए 25 साल लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद जो अपना लोकसभा का इलेक्शन के लिए 25 साल ही चाहिए रहता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कितना साल? 30 साल का एज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन
ऑफ द कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए ये वाला तो करेक्ट हो गया, स्पीकर ही उनके चेयरमैन को इलेक्ट कर उसको अपॉइंट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। द कमेटी ऑफ द पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेस मेंबर फ्रॉम ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ये देखिए इनकरेक्ट होता है। जो इसके जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से रहते हैं। कोई भी ऐसा जो ये इमिनेंट मेंबर वगैरह अलग अलग जगह से नहीं आते हैं। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी कब सेटअप बाई कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी। कभी भी किसी मिनिस्टर को पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। 1967 में कन्वेंशन में क्या बोलता है, चेयरमैन शैल बी कहाँ से, शुड बी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी से। इसका चेयरमैन उसको कैसे ये को अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर करते हैं। तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्वाइंट सिटी ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंडिया सैंक्शन अंडर द 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए करेक्ट है। जो 108 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा वॉज हेल्ड इन द ईयर 1961। तो ये क्या बोलता है कि द फर्स्ट जो ज्वाइंट सिटिंग वॉज हेल्ड इन 6 मई 1961। तो ये भी देखिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन द पास ऑफ द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल कब। तो ये सेकेंड बोल रहा है कि सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि द सेकेंड ज्वाइंट बिल वॉज हेल्ड इन क्या बैंकिंग सर्विस जो कमीशन रिपील बिल 1977 एंड द लास्ट ज्वाइंट सिटिंग वॉज हेल्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल 2002। तो उन्होंने फर्स्ट पूछा है, सेकेंड पूछा है, लास्ट भी याद रखना कि प्रिवेंशन ऑफ जो टेररिज्म एक्ट है उसके लिए 2002 में हुआ था लास्ट ज्वाइंट सिटिंग। तो इसका तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है अब रिलेवेंस नहीं है इतना। क्वेश्चन क्या है, वाइल मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर द एसोसिएटेड विद द मेंबर ऑन द पब्लिक अकाउंट एंड द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, मेंबर ऑफ द कमेटी ऑन द एस्टिमेट्स आर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द लोकसभा। ठीक है, ये तो करेक्ट है कि लोकसभा से ही जो एस्टिमेट कमेटी के रहते हैं सारे मेंबर्स आते हैं। मिनिस्टर ऑफ द लोकसभा पार्लियामेंट्री अफेयर वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर। करेक्ट है ये भी। द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर रमेट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द कमेटी काउंसिल बोर्ड्स एंड कमीशन एटसेट्रा सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट हैं और हमने कमेटीज़ ऑलरेडी ऊपर कई बार पढ़ लिया है। आपको यहाँ से पढ़ लेना है कि एस्टिमेट कमेटी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन कितने मेंबर्स है, कहाँ से आते हैं, क्या प्रोविजन है, क्या फंक्शन है उनका, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग पढ़ना है आपको। इसमें देखिए ग्रीन बॉक्स में क्या दिया है कि ऑल कमेटी जितने भी पार्लियामेंट के हैं, चाहे वो एडहॉक हैं, कुछ जो भी बने होंगे वो जो परमानेंट है उनको तो पढ़ना ही है। देखिए यूपीएससी इसके बारे में जो कमेटीज़ के उसके बारे में क्या पूछती है, सिर्फ या तो मेंबर्स पूछ लेगी या तो उनका फंक्शन पूछ लेगी। बस इसके बारे में ध्यान रखना है। जनरली फंक्शन ही पूछती है और मेंबर्स पूछती है और कुछ नहीं पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ऑफ द लोकसभा क्या है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय द 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, ये बोला भी जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर 352 टर्म कैन बी एक्सटेंडेड। ऑपरेट किया था 1 ईयर एट अ टाइम और कैन नॉट बी एक्सटेंडेड मोर देन 6 मंथ। एक बार जब इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 मंथ से ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता। आपको इसके साथ क्या क्या पढ़ना है, नेशनल इमरजेंसी जाके पढ़ लेना अच्छे से, क्या होता है, कब लगता है, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर अफेक्ट होते हैं, कौन से नहीं अफेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट रूल्स में जाके आपको पढ़ लेना है कौन लगाता है, उसके बाद किसके हाथ में जाते हैं चार्जेस जाते हैं, प्रेसिडेंट रूल के क्या क्या क्राइटेरिया होता है। प्रेसिडेंट रूल में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एबॉलिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसके बारे में पढ़ लेना है, कितनी बार लगा है कि अभी तक नहीं लगा है, ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे शेड्यूल्स आपको जाकर रिवाइज करने हैं। फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ऑल शेड्यूल्स आपको याद करना है। अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, करेक्ट, राज्यसभा में। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए दो पार्लियामेंट्री कमेटी से और उसके बाद एडहॉक कमेटी के हेल्प से ये लोग करते हैं। कमेटीज कितने टाइप के होते हैं, दो मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया, एडहॉक कमेटी और परमानेंट वाली जो होती है स्टैंडिंग कमेटी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, ये उसका यील्डिंग द फ्लोर बोलते हैं उसको। आगे जो इसको डेकोरम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मेंबर मस्ट मेंटेन डेकोरम ऑफ द चेयर एंड द हाउस। दोनों का जो
रिस्पेक्टफुली आपको डेकोरम को मेंटेन करना है। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि डेकोरम को मेंटेन रखवाए लोगों से, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है, पासिंग बिटवीन द मेंबर्स, एड्रेसिंग द हाउस एंड चेयर विच इज़ कंसिडर ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री एटिक्वेट्स को, उसके बारे में दिया हुआ है। इंटरपेलेशन क्या होता है, इंटरपेलेशन में क्या बोलते हैं कि फॉर्मल रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर पार्लियामेंट टू द, किससे, गवर्नमेंट से कुछ फॉर्मली रिक्वेस्ट किया जाता है उसके बाद। देखिए जो कुछ भी टर्मिनोलॉजी मिले पार्लियामेंट से रिलेटेड वो देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन पूछता है, पहले पूछता था अब तो नहीं पूछता, पर जनरल बेसिक चीज़ें जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए ये करेक्ट है, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, दोनों करेक्ट हैं इसके आंसर, हमने ऊपर पढ़ लिया है कि। अब ये देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन से होते हैं, ये हमने यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है, आपको पढ़ लेना चाहिए। मेंबर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, शुड बी क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द क्या, लोकसभा, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द, मेंबर नहीं होना चाहिए पर उसके क्वालिफिकेशन उसका उतना होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी सिटिंग, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और द एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू हैव होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिस एंड हैंड क्वालिफाइड एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे तो हमने ऊपर देखा ही है, तो मध्य प्रदेश के पास नहीं है। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन जो है एकदम बहुत बेसिक है, जो हमने ऊपर किया है उसी के बारे में है, आपको इसको पढ़ के आंसर करना है और यहाँ पे ट्राई करना है उसको तुरंत लिखने का, जो जो आपने ऊपर पढ़ा है याद करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो CAPF का अब स्टार्ट हो गया, UPSC के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग इज करेक्ट। तो देखिए हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है, क्वेश्चन 32 को रिवाइज करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द सिंगल मेंबर ऑफ द हाउस, ये पूछ रहा है कि ये तो देखिए इनकरेक्ट हो गया। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ये तो क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो अच्छा नो करेक्ट पूछा है, और मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन, ये सही बात है ये, तो ये भी इसके नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही है। अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आराम से किया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए इसके बारे में पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे हमने ऊपर ऑलरेडी किया है, जाके आपको देख लेना चाहिए। अब देखिए ऑलरेडी जो है 50 से 51 मिनट्स के जो वीडियो हो गया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। हमने ये सब ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको जाके ऊपर से आप जितना ध्यान से वो 40 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आगे के आपको सारे क्वेश्चन आराम से खुद से करने हैं। मैंने ये स्पेसेस इसीलिए छोड़े हैं, आपको सोच के उसको करना है। अमंग द फॉलोइंग फिक्स द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हमने पढ़ा है कि जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर का कौन करता है, स्पीकर का कौन करता है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेक्ट हो गया। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेंसर मोशन इज करेक्ट, हमने ऑलरेडी अभी ऊपर पिछला वाला क्वेश्चन इसी के बारे में पढ़ना है, इसको आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये क्या बोला, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट, करेक्ट है ये वाला। ये ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ये तो गलत ही हो गया, आपको पता ही है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 7 शेड्यूल क्या होता है। देखिए 7 शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 246 क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और उसके बाद उसी में एक देखिए 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल क्या बोलता है, 3 लिस्ट देता है, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट होता है वो सारे सिर्फ स्टेट ही उसके बाद लिए लॉज बना सकता है, एक्सेप्ट इन फ्यू जो स्पेशल केसेस होते हैं उससे। सेंटर वाला जो होता है उस पर सिर्फ सेंटर बना सकता है, कंकरेंट होता है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है। ओरिजिनली जो होता है 66 स्टेट में थे, कितने 66 जो स्टेट में 66 सब्जेक्ट्स थे, और लेकिन अभी कितना बचा है, 59 बचा है, मतलब सेंटर स्टेट वाला जो है वो कम हुआ है, पर स्टेट वाला देखिए 97 से 98 हो गया, 97 से 98 हो गया, मतलब सेंटर वाला बढ़ा है। कंकरेंट लिस्ट वाला जो था 47 से, वो सिर्फ स्टेट वाला ही कम हुआ है और बाकी इन लोगों का बढ़ा है।
ये कुछ जो लिस्ट हैं सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, आपको देख लेना है। देखिए जो सेंटर लिस्ट है यहाँ पे आपको इस कंकरेंट लिस्ट वाले यहाँ पे लिखने हैं खुद से हाथ से और याद करने की कोशिश करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली जो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो कंकरेंट लिस्ट से ही रिलेटेड पूछेगा। स्टेट और सेंटर का जो दिखता है कि वो सेंटर बना सकता है या स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको आपको जाके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू द पैनल ऑफ द चेयरमैन। पैनल ऑफ द चेयरमैन अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो एक तो चेयरमैन हो जाता है, चेयरमैन के नीचे डिप्टी चेयरमैन हो जाता है, उसके बाद ना 10 लोगों का एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है एज अ पैनल ऑफ चेयरमैन। अब ये 10 लोग क्या रहते हैं ना कि जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ये दोनों जब एब्सेंट रहते हैं तो इनमें से कोई एक मेंबर प्रिसाइड करता है, उसके कंडक्ट ऑफ जो भी पार्लियामेंट्री जो अफेयर होता है उसको प्रिसाइड कौन करता है, ये 10 मेंबर का, इसी को बोलते हैं क्या कि पैनल ऑफ द चेयरमैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैनल ऑफ द चेयरमैन इंडीड द नॉमिनेटेड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट दम टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। द पैनल ऑफ चेयर इन द लोकसभा कंसिस्ट कितने 10 मेंबर्स and one of them is appointed to preside over the house in the absence of both the speaker and deputy speaker। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको पढ़ना है, उसका आंसर इजी है, समझ में आ जाएगा। अमंग द गिविंग नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। जब भी आपको ये नया क्वेश्चन है देख लेते हैं कि अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस टू, किसको देना चाहिए, तो देखिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को देना पड़ता है। सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको देता है, सेक्रेटरी ऑफ जनरल को। रिमूवल ऑफ स्पीकर का एक रिजोल्यूशन वो किसको देता है, स्पीकर को। डेट ऑफ द डिबेट मस्ट बी आफ्टर द 14 डेज, मतलब 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है और स्पीकर डेट उस पर फिक्स करता है। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई अगर नया चीज़ें हैं तो आपको जाके देखना है। देखिए ये मैंने जो नया क्वेश्चन है इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। दीज रिलेटेड टू मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर द ओरल आंसर एट अ नोटिस लेस देन 10 डेज। ठीक है, जब देखिए जब कोई भी चीज़ अर्जेंट है तो 10 दिन के अंदर ज़रूरत थोड़ा है कि हम नोटिस दें, फिर आप सोचोगे अर्जेंट में तो अर्जेंट काम होता है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ऐसे ही शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसेबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्री टू आंसर इट। ठीक है, आप जिस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसके पास ये डिस्क्रिप्शन होता है कि वो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट कर दे, तो ये दोनों करेक्ट हो गए। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, ये तो इनकरेक्ट हो गया, वो हमेशा आफ्टर द क्वेश्चन आवर होता है। ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में करते हैं। इमीडिएट आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेचर, तुरंत आंसर देता है गवर्नमेंट उसके बारे में। कैन बी आस्क्ड ओरली एट अ नोटिस पीरियड लेस देन 10 डेज, तुरंत ओरली पूछा जा सकता है। मिनिस्टर हैज़ द डिस्क्रिप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को। अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट जो क्वेश्चन आवर हो गया, मोशंस आपको जाकर देख लेना है। क्वेश्चन आवर्स क्या होता है वो ध्यान से पढ़ना है। मोशन, एडजमेंट, नो कॉन्फिडेंस, कॉलिंग अटेंशन, सेंसर एंड मोशन ऑफ द थैंक्स, ये जाके आपको पढ़ लेना है। आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, मैंने ये सारे कवर कर दिए हैं। अब हम लोग आएंगे CDS के क्वेश्चन पे। CDS के क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी ये सब देखिए, जो कमेटी ऑफ द एस्टीमेट है, कमेटी ऑफ द रेलवे कन्वेंशन, ये सब हमने ऑलरेडी ऊपर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द स्पीकर, ऑलरेडी हमने कवर किया, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिल फॉर द अमेंडमेंट के लिए हमने किया है कि ज्वाइंट बिल कैन बी नॉट करेक्ट पूछा है, तो ज्वाइंट सीटिंग कैन बी रिसॉर्टेड द पासिंग ऑफ द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी जो ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रोविजन रहता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो ये भी हो गया। PSC के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हमने पूरा लिस्ट किया हुआ है, सारे कमेटीज़ को ऊपर जाके देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द मनी बिल, ऑलरेडी नॉट, हमने बोला था कि मनी बिल के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया बोलते हैं कि मनी बिल है, कौन कौन से बोलता नहीं है, वो आपको पढ़ के इसको आंसर करना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन शायद यही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट मेंबर फ्रॉम द, देखिए जो ये वाला जो है ये तो गवर्नर करते हैं कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पर ये वाला हटा देंगे तो आप इस वाले में से स्टेट वो करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि ये देखिए लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस, स्टेट सर्विसेज वाला नहीं है, गलत हो गया यही। अब ये सब क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग द विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द चीफ बेनिफिट ऑफ द बाईकैमरलिज्म, आराम से आप बता सकते हैं इसका पढ़ के। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको, 188 वाले का। ये वाला क्वेश्चन हमने डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है बाईकैमरलिज्म का, आपको जाके इसका आंसर बताना है।
कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट, कास्टिंग वोट क्या होता है, हमने पढ़ा है कि कास्टिंग वोट कब किया जाता है, जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाता है, सारे वोट इक्वल हो जाए। कास्टिंग वोट फर्स्ट टेंस में कौन करता है, ये आपको पढ़ के इसका भी आंसर बताना है। सारे जो क्वेश्चंस हैं अब जो है वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन सबको हमने ऑलरेडी देखे। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, यहाँ पे स्पीकर के बारे में है, यहाँ पे बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, देखिए इसके बारे में आपको, ये तो देखिए एकदम जनरल क्वेश्चन है और इसको आपको देखना है कि लार्जेस्ट सीट्स इसमें कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जाके कर लेने हैं, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको करना है, और इसलिए मैंने ये लिस्ट कर दिया है ताकि आप अपने रिवीजन के समय इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सोचें और करें। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं ये सारे क्वेश्चंस को। आज हमने अपना पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि ये वीडियो 1 घंटे से कम का हो, जिसमें आपका समय भी कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ के अपने प्रीलिम्स में इस बार इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। ये वीडियो आने में काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि कई सारे इश्यूज़ की वजह से मैं इसको कवर नहीं कर पाया, पर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपके कमेंट के हिसाब से मैं उसको जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगा। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका फीडबैक भी देना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए या तो आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आप अपना वहाँ भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और कुछ भी पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, आप पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।